नमस्कार। लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन के 10वीं वर्षगांठ के अवसर पे आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित देश के वरिष्ठ प्रशासिका, शिक्षाविद, भारत सरकार के पूर्व सचिव आदरणीय वृंदा स्वरूप जी, वर्तमान भारत सरकार के एजुकेशन सेक्रेटरी आदरणीय संजय कुमार जी, आदरणीय धीर जिंगरान जी, फाउंडर LLF, परम आदरणीय अतिथिगण, विभिन्न स्टेक होल्डर्स, अन्य संगठनों से आए हुए प्रतिनिधि, भारत सरकार के अधिकारी मित्रगण। भारत में भाषा एक रियलिटी है, एक ध्रुव सत्य है, और उस भाषा में मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषा, बहुभाषी, ये भी एक वास्तविकता है। इसी क्षेत्र में एक कोर एरिया में पिछले 10 साल में एक सामाजिक संगठन अपने काम करते हुए एक उपलब्धि तक पहुंची है, एक साधना करते हुए एक सिद्ध स्थान तक पहुंची है। मैं आप सभी समूहों को इस 10 साल की सफल प्रवास के लिए और आगे की समय के लिए शुभेच्छा देता हूं। आपको अनेक अनेक बधाई। मित्रों, अभी यहाँ कहा गया भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, जिसको हमारी विधि व्यवस्था मान्यता देती है। 2011 की सेंसस के हिसाब से 121 भाषा है, अनेक बोली हैं, और भारत एक बहुभाषी देश है। हम सभी लोग अपने मातृभाषा में ही फंडामेंटल थिंकिंग हमारी मातृभाषा में होती है। जैसे मेरे मित्र संजय जी कहे, मैं हिंदी में सोचता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ। मैं ऐसे उड़िया में सोचता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। ज़रूरत पड़ने से इंग्लिश में बोलने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ उड़िया में शायद यहाँ बैठे हुए सभी की जो मातृभाषा होगा, हम एक सामाजिक मर्यादा के कारण अपने जो, मैं अगर किसी को आहत ना करूं फिर भी उस शब्द को समझाने का चाहूं, अपने एलिटिज्म को प्रस्तापित करने के लिए हम किसी भी भाषा का शायद उसके उच्चारण की तरीके और उस भाषा की रास्ते को अपनाएं, लेकिन हम सभी लोग इस सत्य को स्वीकार करते हैं। अपने मूल मातृभाषा में, जिस भाषा में हम पहली शब्द कहे और पहला शब्द उसकी पहले सुने, उसी में हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी थिंकिंग प्रोसेस आगे काम कर रहा है। इसको हमारी संविधान ने भी मान्यता दिया है। 8th शेड्यूल व्यवस्था में उसको रख के हमें एक संवैधानिक मान्यता भाषा को मिली है, और उसमें भारतीय भाषा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा। हमारी आज़ादी की 78 ईयर के बाद संविधान सभा में मातृभाषा आधारित रचना के ऊपर चर्चा हुई थी, लिंक लैंग्वेज की भी चर्चा हुई थी, लेकिन उन दिनों में जितना सहमति बन पाई उससे आगे बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कभी कभी राष्ट्रभाषा को लेके एक वितर्क होता है, विवाद भी हो जाता है। कुछ मित्र इस डेमोक्रेसी में इस विषय को भी कहते हैं कि हम किसी भी भाषा का एकाधिकार नहीं चाहेंगे। मित्रों, हमारी संविधान या अभी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोई भी भाषा को किसी के ऊपर इम्पोज करने का, लादने की कोई व्यवस्था नहीं रखा है। ये बहुत स्पष्ट बात है। इसीलिए हम उस विवाद में न जाते हुए
एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये हम लोगों की भावना है। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री की बात को फिर दोहराना चाहूँगा, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है, तब जाके हमारी राष्ट्रीय एकता उसमें प्रतिफलित हो पाएगी। मित्रों, अगर यूनेस्को की 2016 की रिपोर्ट को हम थोड़ा अध्ययन करते हैं, हमको ये ध्यान में आता है दुनिया की 40% आबादी जिस भाषा में वो पारंगम है, जिस भाषा में वो समझता है बातों को, उस भाषा में वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता है। अपनी पढ़ाई, अपने कामकाज, अपने लिखना पढ़ना, जिस भाषा में वो अभ्यस्त है, जिस भाषा में जिसको मातृभाषा है, ये दुनिया की चैलेंज है, ये भारत की चैलेंज नहीं है, ये दुनिया की चैलेंज है। वर्ल्ड बैंक भी उसी प्रकार की 2021 में वर्ल्ड बैंक ने भी कहा अराउंड 37% यानी 40% भी कह सकते हैं, ये लोग अपने मातृभाषा की कठिनाई में जूझ रहे हैं। इसीलिए मित्रों और महत्व बढ़ जाती है अगर भारत में हम उसको, मेरे को अच्छा लगा यहाँ मेरे को बताया गया, कलेक्टर कोरापुट भी आए हैं। किसी को अच्छा नहीं लगेगा गांव के भाई को दिखते हुए, और कोरापुट के कलेक्टर अगर इस मीटिंग में आए होंगे तो मैं उनको एक बात, मेरा अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मेरे मित्र यहाँ महेंद्र मिश्र जी यहाँ उपस्थित है। मैं 2 साल पहले कोरापुट, आपकी उपलब्धि का पत्रिका आप लेके आ रहे हो, कोरापुट की दौरे में मैं था। एक हमारी आंध्र के साथ ओडिशा की एक बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है, उसमें मैं उस इलाका में दिखने के लिए गया था। एक कोटिया करके स्थान है आंध्र और उड़ीसा की बॉर्डर में, ये हिल टॉप में है, आंध्र की तरफ प्लेन में है। मैं उस हिल टॉप के ऊपर जो स्कूल था, मैं यहाँ 2-3 बार गया हूँ। लास्ट टाइम जब 2 साल पहले गया था, मैं स्कूल के बच्चों को मिलने के लिए गया। सब एक वेलफेयर स्कूल था, वहाँ 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चों से बात करने का अवसर मिला। मैं उनको उड़िया में पूछूं, वो एकदम एक आलाइन लैंग्वेज जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ वो व्यवहार करे। मेरे लाइफ में, मैं एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये रियलिटी कभी मैंने सामना नहीं किया था। वो बच्चे कुछ भी विषय समझने की स्थिति में नहीं थे। मैं लौट के आया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहीं है, मैं वहाँ बैठा, मैं ढूंढा कि इसकी समाधान क्या हो सकता है। मैं एनसीईआरटी को कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हम कुछ प्राइमर बना सकते हैं। फिर हमने ढूंढा इसको कौन बनाएगा। मैं इसीलिए आज वास्तविक धीर जी, मैं यहाँ आने का 2-3 कारण है। उसमें एक कारण है, मैं आभार प्रकट करने आया हूँ। हमें डॉक्टर महेंद्र मिश्र मिले, किसी ने मेरे को बताया एक उड़िया आदमी छत्तीसगढ़ में रहता है, उड़ीसा में नहीं रहता है, और वो ट्राइबल लैंग्वेज की एक अथॉरिटी है। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया कि आप हमको थोड़ा मदद कर सकते हो क्या। तो उन्होंने और एनसीईआरटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तीनों मिलके हमारे आंध्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बोलने वाले 2 लैंग्वेज है, कुई और देसिया। देसिया बहुत सहज है, 3-4 डायलेक्ट को मिलाते हुए एक लैंग्वेज, उसको लोकल लैंग्वेज कहा जाएगा। देसिया और ये कुई, ये 2 प्राइमर उन दोनों ने, तीनों संगठनों ने बनाया। तब आज मैं आपके सामने इसीलिए आया हूँ। मैं LLF को बधाई देता हूँ कि आप ये सब समाधान करने में, मैं आपका प्रत्यक्ष ऑन फील्ड अनुभव लेके आ रहा हूँ। मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। मजे की बात देखिए, वहाँ जो टीचर थे, मैंने पूछा आप कौन हो, सब कोई लड़के थे, वहाँ कोई ट्राइब के लोग रहते हैं, सब कोई थे, सब परजा थे, परजा वाले देसिया बोलते हैं। मैं बोला आपको नहीं आता है? बोला सर हमें नहीं आता है। फिर मैंने जब ये लोग बनाए, जो टीम बनाए, उन टीम को मैंने भुवनेश्वर में बुलाया, महेंद्र मिश्र जी उनको लेके आए। मित्रों, मैं साक्षात भारत का दर्शन किया, सही भारत का दर्शन किया। सब ट्राइबल लड़के थे, उनकी मन में जैसे उन्होंने एक स्पेस टेक्नोलॉजी को हासिल किया है, ऐसे कॉन्फिडेंस और ऐसे खुशी उनकी मन में ये 2 प्राइमर बनाने के बाद बनी थी। इतनी ताकत है भाषा के ऊपर।
मित्रों, आज एनसीईआरटी 100 से ज्यादा प्राइमर बना चुका है। और जैसे मैंने कहा कि हमारी संविधान की धारा 350A और धारा 351 मातृभाषा और लिंक लैंग्वेज के बारे में उल्लेख करता है। संविधान ही हमारी बहुभाषी आयाम को प्रस्तापित करता है। वैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसकी कई आयाम है, कई एस्पेक्ट है। उसमें एक प्रमुख एस्पेक्ट है मातृभाषा आधारित शिक्षा प्रणाली। इस बार प्रथम की ओर से असर की रिपोर्ट आई। यहाँ बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन के मित्र यहाँ बैठे हैं, आशीष जी भी बैठे हैं, उनके आर्टिकल को भी मैंने पढ़ा था। अमूमन कई विषयों में हम सहमत नहीं होते हैं, उनकी एक डेमोक्रेसी है, कई विषयों में एक सबकी अपना अपना अभिमत रखने का स्वाभाविक है। हम सरकार में सिर्फ अधिकारी तो है ही नहीं, हमारे प्रजातंत्र में इलेक्टेड लोग ही 5 साल के लिए एग्जीक्यूटिव के दायित्व में रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ नम्रता के साथ कह सकता हूँ, हमारी समाज जीवन को दिखने का और उसको अभ्यास करने का एक आइडिया है, एक दृष्टिकोण है। कोई जरूरी नहीं आप सब उस यहाँ बैठे हुए महानुभव या इस दुनिया में क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग सहमत होंगे, हमें कोई आपत्ति भी उसमें नहीं है। लेकिन कुछ विषयों में हमारे बीच में हमारी आवश्यकता एक कॉन्सेंसस डेवलप करने में सहमत होती है। इस बार जब प्रथम की ओर से आसर की रिपोर्ट आई, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में उस रिपोर्ट ने जो रिपोर्ट बनाया उसके बाद जो समीक्षकों ने उसको टिप्पणी लिखा है, उसको एनईपी एनर्जी ऐसे एक शब्दावली लगाया। मैं इसीलिए एलएलएफ और बाकी सभी संस्थाओं को, सभी राज्य सरकारों को और भारत सरकार की उस टीम को देश की ओर से धन्यवाद देता हूं। बहुत दिनों के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बन पाई कि हमारी चुनौती था लर्निंग आउटकम कहां तक आएगा। हम भले ही 10 विषय में असहमत हो, यह वितर्क और चर्चा के विषय हो सकता है, लेकिन आज देश यहां तक पहुंची है कि हम सबकी, मैं कभी कुछ पुराने अधिकारियों को, कुछ पुराने जानकार लोगों से बातचीत कर रहा था। अभी भी मैं उस फैक्ट को वृंदा जी से चेक कराया। वृंदा जी ने कहा कि मेरे कैरियर तो भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी से, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी डीएस से शुरू हुई है। डीएस से लेके मैं जब सरकार में आया तब आदरणीय वृंदा जी भारत सरकार की स्कूल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते थे, तो एक प्रकार से हमारी प्राइमरी टीचर थे। उन दिनों में प्रधानमंत्री जी ने गर्ल्स स्टूडेंट के लिए टॉयलेट बनाने के लिए एक आह्वान किया। मैं पेट्रोलियम की काम देख रहा था, मेरे मन में बहुत उत्साह आया। मैं गया उनके पास, आप बताइए हम कहाँ टॉयलेट बनाएंगे। उनको मैंने पूछा, अभी चेक किया कि 2000 के समय में जब अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, तब देश में स्कूल एजुकेशन की जीआर कितना हुआ होगा। उन्होंने कहा कि 60-70% जीआर होगा, नेशनल एवरेज होगा। हमारी देश की एक, अभी वृंदा जी से हम दोनों बात करते हुए बात है कि चलो 21st सेंचुरी की प्रारंभ में हमारी जीआर 50% इन और अराउंड था, ये बढ़ के आज नियर 100% हो गया है, इसे कहा जाता है। उसमें और भी थोड़ा काम बाकी है। एनईपी कह रहा है कि हमें कोई भी, अगर हमें 2047 में डेवलप्ड देश बननी है, विकसित भारत बनना है, उसका पहला शर्त है आबादी की यंगर जनरेशन, जो आने वाले 25 साल में 60-65% लोग आयु 35 के नीचे रहेंगे। एज ग्रुप 35 के नीचे आबादी के 60% लोग रहेंगे। क्या हम विकसित भारत बन पाएंगे अगर हमारी उस एज ग्रुप के लोग अपने लर्निंग आउटकम में कॉम्पिटेंट ना हो, उनको न्यूमरोलॉजी और उनको लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी ना हो? यही एक सामान्य और फंडामेंटल बात है।
उसी में मूल एक फर्क आता है कि रोट लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग की स्पष्टता तब आएगी अगर हम, मित्रों, कोई भी बड़े इकोनॉमी को अगर हम समीक्षा करते हैं, इजराइल आज दुनिया की 100 कटिंग एज टेक्नोलॉजी का 10 का पेटेंट उसके पास है। जर्मन ने 2 वर्ल्ड वॉर को झेला। जर्मन की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। आज न्यू काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग की एक न्यू अथॉरिटी चाइना बन चुकी है। चीजों को समझना, सारे चीजों के इंजीनियरिंग सॉल्यूशन करके निकालना, ये सारे वहां का में इंग्लिश में नहीं होता है, वहां मैंड्रिन में होता है। हमें इस देश को इस आत्मग्लानि से उभारना पड़ेगा। हम इस ध्रुव सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। 1835 में मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कहा था, अगर हमें लंबे समय तक भारत को पराधीन करना है, कॉलोनी बना के रखना है, तब हमें भारत की मूलभूत शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करना पड़ेगा। इसके उत्तर भारतीय भाषा में ही है मित्रों। भारत की अखंडता, भारत की एकता, भारत के बच्चों की दक्षता भारत की सैकड़ों भाषाओं से आती है। ये हमारी स्ट्रेंथ है। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा, भारत की सभी महानुभव कम से कम आज इस विषय में हम एकत्रित हो चुके हैं। भारत सरकार की निपुण भारत एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। निपुण भारत में मैं बहुत चिंतित नहीं हूं उसकी शब्दावली क्या हो। तत्व आनी चाहिए, स्पिरिट आनी चाहिए, कंटेंट की कोर आनी चाहिए। शब्द में फर्क इधर उधर होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मित्रों तत्व तो हम लोग इस विषय पे आज एक होनी चाहिए। हमारी निष्ठा, हमारी दीक्षा इसी दिशा में आज काम कर रहा है। मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा धीर जी को। वे हमारी एक पार्टनर रहे जब हम स्टीयरिंग कमेटी बनाए, एनईपी को, एक पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की और हम बढ़े, तब वो हमारे सदस्य भी रहे। इसलिए हम एलएलएफ की उस मामले में लाभार्थी रहे और इस बार की एनईपी ये सारा विषयों की खूब चर्चा किया है और इसमें आज सहमति बन रही है कि एज ग्रुप एज 3 to 18 यानी बाल बाटिका 1 से क्लास 12 तक, ये जो 15 साल, ये 15 साल अगर हम भारत की बच्चों की लर्निंग आउटकम में हम सब लोग एकत्रित हो, जैसे हम आजादी की लड़ाई लड़े थे सारे भेदभाव को भूल के, अगर हम सब लोग मिलके, अच्छा इसी एज ग्रुप में भारत में लोग कितने, अगर अमूमन में 2 करोड़ एक एज ग्रुप में मानता हूं, 30 करोड़ लोग इस एज ग्रुप में हैं। आज उसमें से आंगनबाड़ी और स्कूल्स, ये दोनों को मिलाए तो लगभग उतने ही संख्या आती है। मेरे को लगता है, इसमें असम्पशन, ये मेरा अनुमान है, कुछ लोग उसके बाहर भी शायद ही रह जाए। हमारी सबकी दायित्व बनता है, सभी बच्चे एज ग्रुप 3 एज 3 हुआ तो कहीं ना कहीं वो एक व्यवस्था के अंदर आनी चाहिए और वो 12 स्टैंडर्ड तक एक व्यवस्था में चलते हैं। उनकी लर्निंग प्रोसेस, उनकी लर्निंग आउटकम, ये सारे विषय में ध्यान दिया जाता है, तभी जाके हमारी देश एक जिम्मेवार देश बनेगा। क्योंकि भारत में शिक्षा की अर्थ केवल डिग्री और सर्टिफिकेट या इकोनॉमिक, भारत की व्यक्ति कदैव एक इकोनॉमिक एंटिटी नहीं है। सिर्फ वेस्टर्न थॉट में, हमारी थॉट में मेरे को लगता है, ये मेरे विचार है कि हमें लगता है कि कभी कभी कि ह्यूमन बीइंग इज इकोनॉमिक एंटिटी, फिजिकल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग और मटेरियल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सफिशिएंट, हमारी पढ़ाई लिखाई शायद। लेकिन इस कोरोना ने कई लोगों की आंख खुला है। बड़े बड़े देश भी अपने घुटने पे आए,
तब भारत अपना आप खुद को तो संभाला ही, 100 से ज्यादा देश में वैक्सीन भी पहुंचाया। इसी को एक ओल्ड सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये आता कहां से? ये चीजों की गहरी समझ से आती है। गहरी समझ आने के लिए भाषा को समझना पड़ेगा, लैंग्वेज में दक्षता करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज मानता हूं कि हमारे अंदर एक कॉन्सेंसस बन चुकी है। लर्निंग आउटकम के लिए भाषा को आधार बनाया जाए, और मैं आज इतना ही कहूंगा, इसमें सभी की सहयोग चाहिए। हम भले ही 5 विषय में असहमत हो, लेकिन हमें लगता है हम इसी विषय पे, हाँ एक आधा मैं कहता हूं कि एनईपी भारत में संविधान बनाते हुए भारत एक वाइडर कंसल्टेंसी प्रक्रिया को अपनाया था। बहु लोग उसमें से शामिल हुए थे। वैसे ही डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में बना हुआ एनईपी एक वाइडर कंसल्टेंसी की आउटकम है। मैंने फिर कहा कि डेमोक्रेसी सभी लोग एक मत पे हो ही नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए शायद, लेकिन इस विषय में असहमत होना चाहिए कि भाई बच्चा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो हो जाए, न्यूमरेसी में तो पक्का हो जाए, और भारत की नियति में आगे जाना तय है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये सारे होने के बावजूद हम लोग आज आगे बढ़े हैं। मैं 25 साल के आंकड़ा दिया, मेरे पास ऐसे लेयर्स ऑफ आंकड़ा, पेजेस ऑफ आंकड़ा हो सकता है, लेकिन मैं 2000 में जो GR 50% एवरेज था वो आज बढ़ के नियर 100% हुआ है, और इस बार की असर की रिपोर्ट उसकी एक स्मॉल मैनिफेस्टेशन है। हमको डिग्री भी चाहिए, लेकिन हमको ज़्यादा महत्व है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी आती है लैंग्वेज से। मैं फिर एक बार लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन, भाषा शिक्षा प्रतिष्ठान को इस महत् उद्देश्य के लिए देश की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आपको शुभेच्छा। आप और आपके मित्र लोग आने वाले दिनों में भी और अच्छा काम करो। अनेक अनेक धन्यवाद।